अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा है। आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। आज कौमी असम्बली का भरपूर सेशन हुआ जिसमें अली मोहम्मद ख़ान साहब, ख्वाजा आसिफ, शहरियार अफरीदी, एहसन इकबाल और दीगर ने धुआंधार तकारीर की। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अपोजिशन को करप्शन की आड़ में टारगेट किया जा रहा है, झूठे मुकदमे हुकूमत की शनाख्त बन गए हैं, नवाज शरीफ फिर आएगा, नाम मिटाने की कोशिश करने वाले ख़त्म हो जाएंगे। इस पर पीटीआई रहनुमा मोहम्मद अली खान ने कौमी असम्बली में अली मोहम्मद खान ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया और कहा कि ऐसा लगता है ख्वाजा आसिफ आज ही पाकिस्तान आए हैं। जलजला मुतासिरीन के फंड में खुर्द-बुर्द का इल्ज़ाम हमने नहीं लगाया, आप में हिम्मत है तो अपने लीडर से जाकर पूछें। इसके बाद हमने ये भी देखा कि वफाकी वज़ीर शहरियार अफरीदी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया और कहा कि इंसदाद मनशियात फ़ोर्स के पूरे मुल्क में 29 स्टेशन हैं। इंसदाद मनशियात फ़ोर्स के पास जदीद टेक्नोलॉजी की कमी है, मुक़द्दस गाय का तासुर ख़त्म कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने तस्लीम किया कि बैग से बरामद सामान उनका है। 3 हफ्ते तक राना सनाउल्लाह की निगरानी की गई। राना सनाउल्लाह को रंगे हाथों पकड़ा, इसलिए जिस्मानी रिमांड नहीं लिया। आज क्या क्या बातें हुई, उन्होंने क्या क्या गुफ्तगू की, जरा पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए, फिर आज की कार्रवाई के बारे में बात करें। बड़ा दिलचस्प आज का सेशन रहा। लेकिन जो शख्स नवाज शरीफ के साथ सियासत करते रहे, उसकी कैबिनेट के मेंबर रहे, जनाब आला थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी हया आनी चाहिए उनकी आंखों में। हमें इंशाअल्लाह ताला इंसाफ मिलेगा। हम अल्लाह से भी दुआ गो हैं कि हमें इंसाफ मिले, किसी के साथ इस सरजमीन पे बेइंसाफी ना हो। यहां पे एक वजीर आजम जो है, पहले उसका अदालती कत्ल हुआ था, आज तक पूरी कौम शर्मसार है। वो जज जिन्होंने वर्डिक्ट दी थी वो शर्मसार हैं, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। हम ये जंग लड़ेंगे, आखिर तक जंग लड़ेंगे। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी क़यादत, उसके वर्कर और पाकिस्तान की आवाम और हमारे दूसरे साथी जो है पीपल्स पार्टी के और एमएमए के, हम ये जंग लड़ेंगे। और ये मुल्क वो मुल्क बने जो इस शख्स ने बनाया था, जिसको कायद आजम कहते हैं। आप ईमान से मुझे बताएं ख्वाजा साहब, आप भी और मेरे तमाम दोस्त इधर और उधर के, कितना इंसाफ किया हमने उसके आइडियल्स के साथ। वो शख्स ज़ियारत रेजिडेंसी में बिस्तर मर्ग पे अपने खाने का खर्चा भी अपनी रिसीव खुद देता है। सरकार के खर्चे पे दावतें नहीं उड़ाऊंगी। पिछले 40-45 साल बल्कि 50 साल जो जमहूरियत और अमरीयत के बीच में आंख मचोली खेली गई, ये पहुंचते कैसे हैं? तो ड्रग्स एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचाना होता है तो उसके लिए बड़ी गाड़ी, झंडा हो ना हो, माजी रुतबा लोग दे के उल्टा सलूट करें, क्योंकि मूवमेंट ऑफ ड्रग्स ऑन द रोड सबसे मुश्किल काम है। अब आगे आते हैं स्पीकर साहब, एंटी नारकोटिक्स फोर्स को हेड कौन कर रहा है? मेजर जनरल, उसके अंडर 9 ब्रिगेडियर्स हैं, एक प्रोफेशनल फोर्स है। उसको ये नहीं कि मैंने इसको विक्टिमाइज करना है, इसको मुल्क का माहौल जो है उसको बड़ा कशीदा कर दिया है, जो आप समझ नहीं पा रहे। अनफॉर्चुनेटली आपकी समझ में ये बात नहीं आ रही, आ जाएगी लेकिन उस वक्त देर हो जाएगी। आपने एक तनाव की सूरत हाल पैदा कर दी, आपने हर तबके को जो है वो खौफजदा कर दिया, उसको हरासा कर दिया। आपने उसको इनकरेज करना था, उसको मोहब्बत देनी थी। आप सियासत को छोड़ें, सियासतदानों के खिलाफ आप सफर रहा हो, लेकिन पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का क्या हाल करके रख दिया आपने। जो है उसकी जिंदा रहना 2 बार हो चुका है। आइए इस पर बात करते हैं। सीनियर साफी और तजज़ियाकार आसिफ अली भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ अली भट्टी साहब से हम बात करेंगे। गालिबन अभी राब्ता मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन इस सारी तकारीर सुनाने का मकसद ये था कि इस सारे मामले में सिवाय एक दूसरे के साथ इल्ज़ामात लगाने के और क्या हुआ। आसिफ अली भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। भट्टी साहब, आज का जो सेशन हुआ इसमें अवाम की कहाँ बात हुई, अवाम के मसाइल की क्या बात हुई है? क्योंकि बड़ी धुआंधार तकारीर की गई, लीडरान की बात की गई, कोई अवाम की बात भी हुई है? मुर्तज़ा, मैं आपको एक चीज बताऊं कि देखें, कौमी असम्बली का सेशन जब भी बुलाया जाता है, अगर इसको अपोजिशन रिक्विजिट करती है तो उस वक्त ये पब्लिक मामला बन जाता है। चूंकि उन्होंने जो कुछ बताया था कि इस वक्त महंगाई की जो सूरत हाल है और जिस तरह से विक्टिमाइजेशन हो रही है अपोजिशन की मुख्तलिफ इशूज के हवाले से, तो वो उस पर क्वेश्चन करना चाहते थे।
लेकिन जिस वक्त ये चीजें सारी सामने आई हैं, उसमें ख्वाजा आसिफ की अगर स्पीच आप सुने तो आपको अंदाजा होगा कि वो सिर्फ अपना मुकदमा लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को सिर्फ और अपने आप, अपनी जात को या अपने जो लीडर्स हैं उनकी जात को वो सामने लाना चाह रहे हैं कि उन्होंने को पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खदमात सर अंजाम दी हैं। पब्लिक इश्यूज को पिछली दफा भी मैंने कहा था आपके प्रोग्राम में कि पब्लिक इश्यूज गायब हो चुके हैं। पार्लियामेंट का जो एक सेशन होता है उस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जी। और अगर वो सेशन अगर पब्लिक के जो पब्लिक के इश्यूज हैं उससे खाली होता है तो वो पब्लिक का जो पैसा है वो जाया चला जाता है। ये आज भी ऐसा ही हुआ है मुर्तजा साहब कि जो बात करने के लिए सेशन बुलाया गया वो सेशन उस तरह से हुआ ही नहीं। अपोजिशन की सिर्फ तकारीर हमने सुनी, वही तकारीर जो आप और मैं पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुन लेते हैं, सुन रहे हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी वही मुद्दा होता है, वही पार्लियामेंट में होता है। तो ये बड़ा ही एक अजीब सा कॉम्बिनेशन बन रहा है कि अपोजिशन गवर्नमेंट को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए ये सारी सूरत हाल क्रिएट करती है। उसके बाद अगर स्पीकर उस पर कोई एक्शन करते हैं तो स्पीकर को मिलान किया जाता है कि वो पार्टी बन गए हैं। तो मैं डेमोक्रेसी की हमेशा बात करता हूं कि ये पार्लियामेंट अवाम की बात करने के लिए है, ये अवाम का नुमाइंदा ऐसा ऐवान है जो कि 22 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है। I got your point, sir. Thank you. आसिफ भट्ट साहब, thank you very much. बात सेशन में तकारीर मैंने आपको इसलिए सुनाई, ये सारी चीज़ें इसलिए सुनाई कि बड़ी धुआंधार तकारीर थी। नवाज शरीफ वापस आएगा, वो पकड़े जाएंगे, अब ये सेशन बहुत मसले में है, मुल्क बहुत मसले में है। लेकिन जिसके लिए कानून साजी करने के लिए जहाँ ये सेशंस बुलाए जाते हैं, जो पाकिस्तान के मसाइल्स के भाई लाहौर डूबा हुआ है, इसका पानी कहाँ से निकलेगा, इसके लिए सर जोड़ना था, और बहुत सारे मामला थे जिस पर जिक्र करना। आज हमने कानकुनी का जो मामला है जिसमें कानकुन जो है वो नीचे दब के मर जाते हैं, 8 वाक़यात हो चुके हैं, उसका जिक्र करना था, कुछ नहीं हुआ है। तो ये सेशंस जो हैं ये सिर्फ एक रिवायती गुफ्तगू बन गए हैं, अवाम का मसला इसमें हल नहीं होता। एक ब्रेक लेते हैं ज़रा, एक के बाद ज़रा बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। वो भी अब दुहाइयाँ दे रही है। मैं मुतअद्दिद प्रोग्राम्स कर चुका हूँ, कुछ थोड़ा सा मसला हल होता है फिर वहीं का वहीं, यानी जो बैकबोन है पाकिस्तान की वो हमेशा से मसाइल का शिकार और फिर मसाइल का शिकार। उनकी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक हालिया रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए हैं उसने तो रोंगटे खड़े कर दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के आधे से जायद घरानों को संगीन हद तक, कुछ कलील हद तक नहीं, संगीन हद तक ग़ज़ाई किल्लत का सामना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी हालात पर अपनी सरमाई रिपोर्ट में स्टेट बैंक ने पाकिस्तान में ग़ज़ाई किल्लत के मसले पर खुसूसी रोशनी डाली है और बलोचिस्तान में तकरीबन 30% घराने फाके पर मजबूर हैं, जबकि दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान में 80% घराने ग़ज़ा के हवाले से खुशहाल हैं, 20% खुशहाल नहीं है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह 70% है, 30% ठीक नहीं है। और खौफनाक बात यह है कि मुल्क के 36.9% ग़िज़ाई किल्लत का शिकार घरानों में से 18 यानी कि 36.9% ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। पूरे मुल्क में करोड़ों में जाती है तादाद, और उसमें से 18.3% संगीन ग़िज़ाई किल्लत का उन्हें सामना है, मौत हो सकती है। सिर्फ 63.1% मुल्क के घराने ग़िज़ा के हवाले से खुशहाल हैं। दरहकीकत वजारत सेहत और यूनिसेफ नेशनल न्यूट्रिशनल सर्वे 2018 के मुताबिक पाकिस्तान गंदम पैदा करने वाला दुनिया का 8वां, चावल पैदा करने वाला दुनिया का 10वां, गन्ने पैदा करने वाला दुनिया का 5वां, दूध पैदा करने वाला दुनिया का 4था मुल्क है। और स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 1/3 आबादी गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रही है। 1/3 करोड़ों में जाते हैं अफराद। इसका मतलब है कि मुल्क में 5 करोड़ अफराद अपनी आमदनी के हिसाब से जरूरियाती जिंदगी से महरूम हैं, जिनमें से कई अफराद देहाती इलाकों में रहते हैं। यहां गुर्बत की शरह 3.7% है। आबादी की तेजी से बढ़ने और नामुनासिब पानी और माहौलियाती सूरत हाल ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से तशवीश आइंदा 2 से 3 दिहाई में मजीद बढ़ जाएगी। और स्टेट बैंक का यह भी कहना है कि तखमीने के मुताबिक ग़िज़ाई किल्लत और उससे होने वाले असरात पर हर साल मुल्क की GDP का 3% यानी $7.6 अरब खर्च होता है। $1497 फी फर्द आमदनी के साथ पाकिस्तान अब भी नामुनासिब नशोनुमा, जिसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन ए वगैरह की कमी है, साफ पानी का फुकदान है, इस जैसे मसाइल का सामना है। ग़िज़ाई मसनूआत जैसे कि गोश्त है, मछली है, दूध है, सब्जी है, फल है, इसके फी फर्द खाने के हिसाब से पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक से 6 से 10 गुना पीछे है। और इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात यह है
कि मुल्क में 5 साल से कम उम्र के आधे से ज्यादा बच्चों का कद छोटा, उनकी उम्र के हिसाब से छोटा है और 10 में से कद के लिहाज से वजन की कमी का शिकार है। पाकिस्तान ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर 119 ममालिक में से 106 नंबर पर आता है पाकिस्तान, जिसे संगीन नौइयत का ग़िज़ाई किल्लत का सामना करने वाला मुल्क बताया जाता है। आइए इस मामले पर बात करें। सदर पाकिस्तान फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन डॉक्टर तारिक महमूद साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, ये फैक्ट्स जो सामने आए हैं, आपके ख्याल में क्या ऐसा ही है या फिर मामला इससे भी ज्यादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज उठाया है। बेसिकली आप ग़िज़ाइयत को देखें ना, तो सिर्फ़ उसमें रोटी या कोई एक चीज़ नहीं है। ग़िज़ाइयत के हमारे मुख्तलिफ़ अज्ज़ा हैं, उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फ़ैट्स हैं और मिनरल्स हैं और वाइटामिन्स हैं। तो ये हमें मुख्तलिफ़ चीज़ों से मिल के हासिल होते हैं। मतलब प्रोटीन जो है वो ज़्यादातर गोश्त या अंडे में पाई जाती है, या उसके बाद ये फ़र्स्ट क्लास प्रोटीन इसे कहते हैं। जो सेकंड क्लास प्रोटीन होती है वो दालों में पाई जाती है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें मीठी जो चीनी वगैरह हो गई, रोटी हो गई, इस तरह की चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। और फैट्स जो हैं वो घी से या ऑयल से हमें मिलते हैं। इसी तरह फ्रूट वगैरह जो हैं ये हमें डिफरेंट विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह इन सब चीज़ों में पाए जाते हैं। तो एक इंसान की जो मुतवाज़न ग़िज़ा है उसमें इन सब अज्ज़ा का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ये है कि हम बेशक एक ज़री मुल्क हैं, हमारे यहाँ दूध भी वाफर मिकदार में पाया जाता है। उसके बाद दूध मिलेगा तो फैट्स भी पाई जाएंगी। और इसी तरह हमारे यहाँ गंदम काफ़ी मिकदार में पाई जाती है, और गन्ना और बाकी चीज़ें सारी। तो लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ बेशुमार, और इसमें मेरा ख्याल है बलूचिस्तान का इलाका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है। और गिलगित बल्तिस्तान और KPK ये थोड़े से बेहतर हैं। पंजाब सिंध भी काफ़ी हद तक मुतासर है, लेकिन बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा मुतासर है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ के जो अवाम हैं उनको शायद टोटल जो कैलोरीज हैं वो भी पूरी तरह मुयस्सर ना हो। मसलन रोटी से खाने से कैलोरीज तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन उसको हम मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं कह सकते। उसमें वो रोज़मर्रा की जो चलने फिरने के काम है वो तो कर सकेंगे, लेकिन जो हमारे बॉडी के मसल्स बनने हैं, जो ब्रेन ने काम करना है, और जो मुख्तलिफ हमारी जितनी अंदर बॉडी के बोन्स वगैरह हैं, बाकी सारी जो है, उन सब तक जब तक वो तमाम चीज़ें पूरी नहीं पहुंचेंगी, मुतवाज़न तौर पर नहीं पहुंचेंगी, तो हमारी मतलब दूध नहीं हम पीते, कैल्शियम का सोर्स जो है वो हमें नहीं मिलता, तो हमारी बोन्स वीक हो जाएंगी। इसी तरह गोश्त और अंडा अगर हम नहीं खा रहे तो हमें आयरन की कमी हो जाएगी। और आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुल्क के बेशुमार बच्चे, अगर उनकी आप हेमोग्लोबिन करवानी शुरू करें, जी सबकी कम है, तो मेजॉरिटी जो है वो एनीमिक है, जिन्हें बहुत कमी है। इसी तरह ख़वातीन में एक तो हमारे यहाँ पैदाइश जो है वो बहुत ज़्यादा है, बच्चे बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं, अभी उन्होंने रिकवर ही नहीं किया होता और दूसरा बच्चा तैयार हो जाता है, तो इसलिए उनमें भी बहुत ज़्यादा अनीमिया पाया जाता है, यानी खून की कमी पाई जाती है। और उसके अलावा फिर जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है वो तो शायद चंद लोगों को मुयस्सर है। और जिन अब इसमें डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, अब इसमें एक सवाल है कि पाकिस्तान में इतने बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत की बातें आती थी सामने, अब ये जो रिपोर्ट है इसमें तो फैमिलीज के घरानों की बात सामने आ गई है, पूरे पूरे घर इसमें मुतासिर हो सकते हैं। अब स्टेट बैंक की रिपोर्ट के बाद हुकूमत को क्या हंगामी इकदाम करने चाहिए आपके ख्याल में? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को, चूँकि जो माशरा तंदुरुस्त नहीं होगा, जो सही तरह से नहीं होगा, वो ना प्रोडक्टिविटी सही वो कर सकता है, वो बीमारियों का, इन्फेक्शन का ज़्यादा शिकार होगा, तो वो बच्चे जो हैं वो लागर होंगे, वो स्कूल में अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। जो नौजवान हैं या जो दरमियानी उम्र के हैं लेकिन वो काम करने वाले हैं, अगर उनको पूरी ग़िज़ा नहीं होगी तो उनकी सेहत, उनके मसल्स, उनकी बोन्स और उनकी काम करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा मुतासर होगी। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि एक तो गोश्त की मिकदार को, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। उसके अलावा ये है कि कम से कम उन लोगों तक जो कि इसकी पहुंच नहीं रखते, उन्हें चले फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं तो कम से कम जो सेकंड क्लास प्रोटीन है वो तो उन्हें मुयस्सर हो।
हमारा दूध काफी ज्यादा पैदा करने वाला मुल्क है। जी, जी, जी। लेकिन इसके सातवां मुल्क, बावजूद सर। हमारे यहाँ जो दूध मिल रहा है वो भी खालिस वो भी नहीं है। खालिस नहीं मिलता। तो मैं ये समझता हूँ कि फूड अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा जरूरत है, गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है कि इन लोगों तक ये जो बेसिक चीजें हैं न्यूट्रिशन की वो जरूर पहुंचाई जाए। और प्रायोरिटी वाइज ये है कि जो हमला खवातीन है उनको दूध के वो कम से कम वो चले खुश्क दूध उनको पहुंचा दिया जाए, अंडे उन्हें दे दिए जाएं। अगर वो बहुत ज़्यादा अब तो महंगे बहुत हो गए, लेकिन चलो थोड़ी बहुत तो उन्हें फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो है ना वो मिले ना, तो हमें टारगेट करके वो लोग जो मेहनत करने वाले हैं, जो हमला खवातीन हैं, जो बच्चे हैं, उनको हम प्रायोरिटाइज करें और उनको सबसे पहले ये चीज़ें जो हैं जो बेसिक नीड्स हैं हमारी न्यूट्रिशन की वो तो कम से कम गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करे, ताकि हम एक सेहतमंद कौम, जब तक ये कौम सेहतमंद नहीं होगी वो बीमारियों से नहीं बच सकेगी, उस पर हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, वो इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ेंगे और वो ज़्यादा बढ़ नहीं सकेंगे, वो काम पूरी तरह नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी को नुकसान देती हैं। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा कौम की सेहत का ख्याल करेंगे तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपका वक्त देने के लिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, और ब्रेक के बाद ज़रा बलूचिस्तान का रुख करेंगे। वहाँ पर भी इस दफ़ा फिर यानी इस महीने में 8वां वाक़या पेश आ गया, इस साल में एक 8वां वाक़या पेश आ गया है कि कान में दब कर जाँ बहक अफराद हुए हैं कानकुन, और बड़ा ही संगीन मामला है जिस पर हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही है। एक ब्रेक लेते हैं और इस पर सवालात उठाते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में कानकुनी का शोबा जहां बहुत ज़्यादा वसी है, वहीं ये पाकिस्तान का सबसे ख़तरनाक तरीन शोबा बन चुका है और इस शोबे की वजह से मुताद्दिद जानें जा चुकी हैं, हलाकतें हो चुकी हैं। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में इसका कोई हाल नहीं है। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर जनरल का कहना है कि आज जो वाक़या पेश आया, उन्होंने कहा कि कोयले की कान में फंसे कानकुनों को बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ अब ख़त्म हो चुकी है, रेस्क्यू मुकम्मल कर लिया गया है। मजदूरों की तलाश के लिए 48 घंटे से ज़ायद ऑपरेशन जारी था जो अब मुकम्मल हो गया है। ये आज का एक वाकया है, लेकिन मामला ये नहीं है। हम आपको कुछ फैक्ट्स बताते हैं, सिर्फ 2019 के कुछ फैक्ट्स बताते हैं। दिखाएं जी हमारे नाज़रीन को फैक्ट्स। एक 2 जून 2019 को एक वाकया पेश आता है। डिक्की डिस्ट्रिक्ट में कान में धमाका होता है और 4 कानकुन जाँ बहक हो जाते हैं 2 जून में। उसके बाद 22 जून को एक वाकया पेश आता है। डिक्की कोल माइन में धमाके से 6 कानकुन जाँ बहक हो जाते हैं। फिर उसके बाद 27 जून को एक वाकया पेश आता है और डिक्की कोल माइन में धमाके से 2 कानकुन जाँ बहक हो जाते हैं। फिर 6 मार्च 2019 को वाकया पेश आता है, बुनेर में 2 कानकुन जाँ बहक हो जाते हैं। फिर 10 अप्रैल 2019 को वाकया पेश आता है खैबर डिस्ट्रिक्ट में और कानकुन में दम घुटने से 4 कानकुन जाँ बहक हो जाते हैं। अच्छा, हरनाई में लैंडस्लाइड होती है और 3 मई को और 2019 को और कानकुन एक जाँ बहक हो जाता है। फिर 7 जुलाई 2019 को हरनाई में कोयले की कान गिरने से 2 कानकुन जाँ बहक हो जाते हैं और 15 जुलाई 2019 को कोयटा में कोयले की कान में 10 कानकुन फंस जाते हैं, जाँ बहक हो जाते हैं और 1 बचता है। ये मैंने आपको कुछ फैक्ट्स बताए हैं। सिर्फ 2019 में 8 वाक़यात पेश आ चुके हैं। पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन एक तंजीम है जो कि कानों में काम करने वाले वर्कर्स की प्रोटेक्शन, उनके हुकूक की बात करती है। वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि हर साल 100 से लेकर 200 के करीब कानकुन हर साल किसी ना किसी तरह हादसे का शिकार हो जाते हैं या मारे जाते हैं, और ये ज्यादातर बलूचिस्तान में हो रहा है। क्या बलूचिस्तान की हुकूमत इस अहम तरीन मामले को समझ रही है? खास तौर पर वजीर आला बलूचिस्तान साहब इस तेजी के साथ बढ़ते हुए मसले की तरफ तवज्जो दे रही है? नहीं कर रहे हैं। क्या गरीब की जिंदगी, जिसकी एक दिन की मजदूरी चंद 100 रुपए है, इनकी चंद 100 हजार नहीं है, चंद 100 रुपए है, क्या इनकी जिंदगी इतनी सस्ती है कि सिर्फ इसी साल के दौरान
8 हादसात हो चुके होते हैं और 20 की तादाद में अफराद जहां बहक हो जाते हैं। और जो रिपोर्ट बता रही है तकरीबन मिनिमम 100 के करीब एक साल में वाकयात पेश आए हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एक साल के वाकयात पेश बताए हैं। 2018, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 2010 से लेकर अब तक का जो फैक्ट्स निकालूं तो वो तो सैकड़ों में बन जाते हैं। यानी कि आखिर कुछ तो गलत है, कुछ तो इसकी पॉलिसीज का गलत है, कोई इक्विपमेंट की सिक्योरिटी उसका मसला है जिसकी वजह से हादसा पेश आ रहे हैं। हुकूमत के सर पर जूं तक नहीं रेंग रही है। ये सारा सेगमेंट इस प्रोग्राम को करने का मकसद जो था वो वजीर आजम साहब की तरफ तवज्जो मबजूल करवाना था कि वजीर आजम साहब जरा देखिए, एक बार इन मजदूरों के घर जाकर इनके हालात तो देखिए कि इनके साथ बीत क्या रही है। इस बंदे के, इस घर के जो वारिसीन है, जो बंदा जाँ बहक हो गया उसको उससे पहले भी चले जाइए आप तो इनके घर में फाके हैं, गुर्बत है। गुर्बत के बाद वो जो वाहिद सहारा था जिसने रोजी रोटी कमा कर लानी थी तो अगले दिन का खर्चा चलना था, अब वो नहीं रहा है। अब उसके साथ क्या होगा? अब उनका कमाई का जो वाहिद सोर्स है वो भी इस दुनिया में नहीं रहा है। क्या दुनिया भर में इसी तरह हर महीने कानकुनों के साथ ऐसे ही वाकयात पेश आते हैं? क्या पूरी दुनिया में साल भर के तकरीबन हर महीने के अंदर इसी तरह कान के अंदर फंस जाते हैं अफराद, या उनके साथ इस तरह के हादसात पेश आ जाते हैं, या कान दब जाती है? नहीं होता है इस तरह से। आपको कुछ अरसा पहले याद होगा कि एक मुल्क के अंदर वाकया पेश आया था, गालिबन न्यूजीलैंड था, वहां पर कान के अंदर दब गए थे। पूरी दुनिया से एक्सपर्ट्स उन्होंने बुला लिए थे और सबको जिंदा बचाया था। कुछ जाहिर है जख्मी हुए लेकिन जिंदा निकाला था। किस टेक्निकल तरीके से 3 दिन तक, फिर उनको खुराक पहुंचाते रहे, उनसे टेक्निकल कम्युनिकेशन करते रहे, उन तक कैमरा पहुंचाया। यहां ऐसा नहीं है। यहां तो उस गरीब के पास शायद हेलमेट भी ना होता हो जब वो पहन के वो अंदर चला जाए और वो कान के अंदर चला जाए। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इसकी सिक्योरिटी कौन का जिम्मा कौन लेगा? कि जो कान के अंदर जाने वाला अफराद है वो अफराद कितने सिक्योरिटी मेजर्स लेकर जा रहे हैं? जो सुरंग खोदी जा रही है उसके ऊपर पहले पेपर वर्क कितना हुआ है, और जो राइट डायरेक्शन के साथ खोदा जा रहा है उसके ऊपर कितने एक्सपर्ट्स बैठे हुए जो इसको, इस कान को खोद रहे हैं या जो इस कान के साथ काम कर रहे हैं, वो कितना इस चीज़ को, इसकी मिट्टी को, इसकी पहाड़ की मोटाई को या इसकी जो प्लेट्स हैं उसको समझ रहे हैं। ये सबसे ज़रूरी है। कुछ नहीं होता है, बस अंदाजन एक लिया जाता है, कुछ छोटा सा पेपर वर्क हो जाता है और उसके बाद कान कुन जाने, और उसका वो बेचारे रात दिन मजदूरी करते, सुबह से लेकर रात तक कानों के अंदर काम करते हैं और चंद 100 रुपये कमाते हैं और घर चले जाते हैं। इमरान खान साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब, ये बड़ा यहाँ मामला है, जिंदगियों का मामला है। सीरियसनेस के साथ इसको देखिएगा। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। कैसा लगा? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना गिरदो निवाह का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।